So this lecture will be on Benazir Bhutto's first tenure from 1988 to 1990. हमने लास्ट लेक्चर में ज़ियाउल हक को पूरा कवर करा था और ज़ियाउल हक एक प्लेन क्रैश एक्सीडेंट के अंदर 1988 में उसका इंतकाल हो गया। इसके बाद जो मेजॉरिटी वोटिंग आई, जो मेजॉरिटी पावर थी, वो थी बेनज़ीर भुट्टो के पास। अब इसका मतलब क्या है, जब 1988 में आपके फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि एक बात और याद रखो, ज़ियाउल हक के टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो को उसने निकाला, उसने बोला मैं 90 डेज के अंदर दोबारा से री इलेक्शन करवाता हूँ। उसी के दौरान ज़ियाउल हक मर गया। जैसे ज़ियाउल हक का इंतकाल हुआ तो 1988 में फिर आपके फ्रेश इलेक्शंस हुए, और जब फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी वोट्स के साथ जीत जाती है। असेंबली में इलेक्शंस होते हैं, आपके पूरे मुल्क में इलेक्शन है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 94 असेंबली की सीट्स लेकर मेजॉरिटी पार्टी होती है। और दूसरे पर होती है IJI 55 सीट्स। IJI क्या है? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसका जो बड़ा है वो है नवाज शरीफ, याद रखना। और इंडिपेंडेंस होते हैं 37 और अदर पॉलिटिकल पार्टीज होती है 90। तो ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 94 सीट्स के साथ मेजॉरिटी पार्टी होती है, पर फिर भी उसके पास 50% सीट्स नहीं होती, तो वो MQM एक और छोटी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कराची, हैदराबाद, ये सिंध के कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो MQM की भी सीटें थी, तो MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मिला के कोलिशन गवर्नमेंट बना ली थी, क्योंकि बेनज़ीर के पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो असेंबली में मेजॉरिटी 50% सीट्स कवर करके वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो MQM के साथ वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो बेनज़ीर की गवर्नमेंट बनती है 1988 में पहली दफा। शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ मुस्लिम कंट्री। एक मुस्लिम कंट्री की पहली औरत प्राइम मिनिस्टर थी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बेनज़ीर ने बहुत बड़ी पोजीशन सिक्योर करी, और इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी चलती आ रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कितना बड़ा नाम था, अब वो थोड़ा सा ये उस नाम को कैश कर रही थी बेनज़ीर भुट्टो, और बेनज़ीर भुट्टो ने MQM के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। अब क्या हुआ, अगर आपको एक बात याद हो, हमने ज़ियाउल हक के दौर में पढ़ी थी 8 अमेंडमेंट। 8 अमेंडमेंट क्या है? 8 अमेंडमेंट वो है कि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को निकाल सकता है। और बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनी, और उसके दौर में जो प्रेसिडेंट होता है उसका नाम है गुलाम इसाक खान। गुलाम इसाक खान इसके दौर में प्रेसिडेंट है, और एक कोशिश करती है मैं 8 अमेंडमेंट को रिवर्ट कर दूं, 8 अमेंडमेंट को हटा दूं, कि जो मेरे पास जो धड़ है ना वो चला जाए, कि मुझे कभी भी कोई भी प्रेसिडेंट निकाल सकता है। तो ये जो धड़ है ना, बेनज़ीर बोलती है मुझे धड़ नहीं चाहिए, और धड़ नहीं चाहिए तो 8 अमेंडमेंट आपको रिवर्ट करनी पड़ेगी, पर 8 अमेंडमेंट रिवर्ट हो नहीं पा रही इससे। तो शी वॉज अनएबल टू कैंसिल द 8 अमेंडमेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं इसके दौर का पहला साल 1988 का। फिर ये कॉमनवेल्थ पता है क्या है? ये ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश थी, और हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे। इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, अफ्रीका ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी ना, उनके साथ ब्रिटिश ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम है कॉमनवेल्थ। तो एक ग्रुप है ब्रिटिश की सारी कॉलोनीज के साथ। अब तो वो कॉलोनी कोई भी नहीं रहा ना, तो अब कॉलोनी नहीं है, पर अब वो दोस्ती बरकरार रखने के लिए, एक दूसरे का कहीं ना कहीं फायदा हो, एक दूसरे को सपोर्ट दें, तो इसके लिए क्या करा है, ब्रिटिश ने कॉमनवेल्थ बनाई थी। और आप पहले कॉमनवेल्थ छोड़ चुके थे, बेनज़ीर के दौर में आपने कॉमनवेल्थ को दोबारा से रिजॉइन करा। एक तो ये इसके दौर की सक्सेस है, और मेजर सक्सेस पता है क्या है? बेनज़ीर भुट्टो ने फोर्थ सार्क कॉन्फ्रेंस, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये सारे साउथ एशियन जो रीजन्स है ना, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज है, इनके साथ हम सब ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। एक हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि यूरोप का एक ग्रुप है EU, यूरोपियन यूनियन,
दूसरे भी ग्रुप्स हैं, BRIC ब्रेक। तो ये सारे जो ग्रुप्स है ना, ऐसे ही हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था, इसका नाम था सार्क। और ये सार्क 34 सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान होस्ट करता है। ये बेनजीर की बहुत बड़ी सक्सेस थी। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भी आया था। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आया और राजीव गांधी ने आपके साथ पीस एग्रीमेंट साइन करे, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। 3 पीस एग्रीमेंट साइन करे थे राजीव गांधी ने पाकिस्तान आकर बेनजीर भुट्टो के साथ। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी कि आपने सार्क कॉन्फ्रेंस को हेल्प करा। ये सक्सेस है। पर एक और फेलियर 1988 में अब सिंधी और मुहाजिर का फड्डा शुरू हो गया। सिंधी और मुहाजिर जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं, जो माइग्रेट करके रहा है। अब मुहाजिर MQM, मुहाजिर को रिप्रेजेंट करने वाली MQM है और सिंधी को रिप्रेजेंट करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब सिंधी और मुहाजिरों में फड्डा शुरू हो गया और ये मसले बहुत टाइम तक चलेंगे। ये बेनजीर के सेकंड टेन्योर तक बेनजीर को ये मसला पेश आएगा, ये बात याद रखना। अब हुआ क्या कि 250 मुहाजिर मारे गए हैदराबाद में। हैदराबाद में 250 मुहाजिरों को किसी ने मार दिया। MQM ने बोला फौरन इंक्वायरी बिठाओ इसके खिलाफ, ही किसने मारा, कैसे हुआ, क्यों हुआ। पर पता चला कि भाई कुछ नामालूम अफराद थे, उन्होंने 250 मुहाजिरों को मार दिया और कभी उनके खिलाफ इंक्वायरी भी नहीं बैठी। क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी, ये बात सच है कि नहीं, ये सिंधीज के क्लैशेस में ही मुहाजिर मारे गए। अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गए। अब जब सिंधी ने मारा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे इंक्वायरी बिठाएगी, कैसे सजा देगी। ये प्रॉब्लम्स राइज होना शुरू हुए और इसमें जब जो मुहाजिर थे वो हैदराबाद के अंदर 250 लोग मारे गए तो कराची में भी फिर राइट्स होना शुरू हुए। फिर मुहाजिरों ने यहाँ पर राइट्स करना शुरू करे। अब ये इसके दौर में एक पब्लिक अनरेस्ट मच रहा है, एक पब्लिक वायलेंस क्रिएट हो रही है, राइट्स बन रहे। ये इसके दौर का फेलियर है। तो कुछ सक्सेस थे, कुछ फेलियर थे, पे कुछ सक्सेस पे कुछ फेलियर। अब 1989 में क्या हुआ? ये बेनजीर का दूसरा साल है। 1989 में ये बदर 1 लॉन्च करती है, एक मिलिट्री सैटेलाइट प्रोग्राम, एक एयर स्पेस प्रोग्राम के तहत ये बदर 1 लॉन्च करती है, जो कि इसके दौर का बहुत बड़ा सक्सेस है। फिर ये क्या करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इसके खिलाफ। अब ये भी आपको टॉपिक समझना, नेशनल असेंबली पता है अब ये होता है क्या, अब ये पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। वोटिंग होती है पाकिस्तान में, क्या है कि 18+ और अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हो, NIC है आपके पास और आप 18+ हो तो आप वोट कास्ट करने के एलिजिबल हो। तो मैंने वोट दे दिया XYZ को जो मेरे इलाके से, मेरे एरिया से खड़ा हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे एरिया में जो सीट है वो है 216, ऐसे होता है NA 216। एक इलाके के, पूरे एक इलाके का भाई सीट है NA 216। अब उसमें A भी खड़ा हुआ, B भी खड़ा हुआ, C भी हुआ, D भी हुआ, E भी हुआ। D यहां से जीत गया तो इस इलाके से D जीता NA 216 से, ठीक है। अब D तो जीत गया, अब D जाके बैठेगा नेशनल असेंबली में। अब सारे बंदे जो भी इलेक्शन में जीतते हैं ना, वो जाके बैठते हैं नेशनल असेंबली में। अब नेशनल असेंबली में पे एक और वोटिंग होती है। अब नेशनल असेंबली के अंदर वोटिंग होती है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। आप और मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, हम सिर्फ वोट देंगे एक बंदे को कि भाई ये बंदा जाके नेशनल असेंबली के अंदर बैठे। अब ये जो बंदा नेशनल असेंबली के अंदर बैठेगा ना, वो नेशनल असेंबली में पे एक और वोटिंग होती है और उसमें से बनता है प्राइम मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल टोटल 250 सीट्स हैं तो 250 लोग बैठे हुए हैं, जिसके अंदर से जिसकी मेजॉरिटी होगी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझो मेजॉरिटी और बेनजीर भुट्टो जिंदा है, तो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बोला हम बेनजीर को वोट देंगे, सबने बेनजीर को वोट दिया। अब बेनजीर को मिल गए 96 वोट, MQM के भी भाई 40 वोट भी आ गए। तो ये एक 136 सीट हो गई भाई नेशनल असेंबली में इसकी। तो इस तरीके से वोटिंग होती है। तो बेनजीर के पास सिर्फ 96 थी, वो 50% नहीं थी, तो MQM ने भी उसको वोट दिए थे और इस तरह ये बनी थी। दूसरे इंडिपेंडेंस ने बोला कि आप बेनजीर को हम वोट देते हैं, आगे जाके हमें कोई ना कोई फायदा देगी, हमारा कोई मसला होगा तो मसला सॉल्व कर देगी, या हम इससे कोई मिनिस्ट्री मांग लेंगे। इस तरीके से आपकी पूरी ये खिचड़ी पकती है और नेशनल असेंबली में एक और वोटिंग होती है जो प्राइम मिनिस्टर बनता है।
अब अपोजिशन पार्टी के पास एक मौका होता है इस चीज को चैलेंज करने का, जिसको आप कहते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन। अपोजिशन पार्टी के पास नेशनल असेंबली में एक मौका होता है इस चीज को चैलेंज करने का। 4 साल है, 4 साल के अंदर वो कभी भी इस चीज को चैलेंज कर सकता है कि यार मेरे हिसाब से, अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि मेरे हिसाब से अब असेंबली के लोगों को इस प्राइम मिनिस्टर पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, नो कॉन्फिडेंस। अपोजिशन पार्टी कहती है स्पीकर से, स्पीकर साहब मुझे लग रहा है कि आप असेंबली के मेजॉरिटी लोगों को इस प्राइम मिनिस्टर पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि ये मुल्क के लिए बेहतर है, तो मैं आपसे अर्जी करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाएं। मतलब अब दोबारा से री इलेक्शन होंगे, अब री इलेक्शन तो नहीं होगा, बेसिकली रेफरेंडम होगा कि क्या बेनजीर भुट्टो को आप सारे असेंबली के मेंबर्स देखना चाहते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, यस या नो। अगर नो हुआ, अगर नो मेजॉरिटी लोगों ने नो बोला तो बेनजीर वहीं पर ही अट जाती प्राइम मिनिस्टर से। उस वक्त अगर मेजॉरिटी लोग 51% लोग नो बोल देते तो उस वक्त ही बेनजीर निकाली जाती प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से, पर बेनजीर बच गई। अच्छा, ये अपोजिशन पार्टी कौन थी? आईजेआई ने बोला कि मुझे अब लगता है कि बेनजीर पर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो काइंडली अब नो कॉन्फिडेंस मोशन कराया। स्पीकर ने करवाया। टोटल असेंबली में सीटें थी 237, उस वक्त असेंबली में सीटें थी 237 और आईजेआई जीती 107 और बेनजीर सिर्फ 12 सीटों से बची। बेनजीर सिर्फ 12 सीटों से बची। अगर 12 सीटें यहां की वहां हो जाती तो बेनजीर निकाली जाती। बेनजीर के पास सिर्फ 12 सीट्स एक्स्ट्रा थी, तो ये पार्शियल सक्सेस है। अब ये पार्शियल सक्सेस क्यों है? ये तो सक्सेस है कि बेनजीर बच गई, पर बेनजीर कितनी सीटों से बची? सिर्फ 12। मतलब अगर नवाज शरीफ से 12 लोगों को कन्विंस कर लेता ना, या वो लोग खुद ही कन्विंस हो जाते, तो बेनजीर इस वक्त ही निकाली जाती, तो इसके लिए फेलियर साबित होता। इसलिए सिर्फ कम सीटों से बची, इसलिए हम कहते हैं ये पार्शियल सक्सेस है। इस इवेंट को कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। और ये रिसेंटली 2022 में 23 में ही आपके एक और प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। वो इसी ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत वो निकाले गए। ये बात भी आप याद रखना। तो ये होता है, अपोजिशन पार्टी के पास मौका होता है, तो आईजेआई ने यूज करा और सिर्फ 12 सीटों से आईजेआई हार गई और बेनजीर बच गई। ठीक, ये पार्शियल सक्सेस था। अब एक और, ये दौर ना बेनजीर के लिए बहुत बुरा था। आप समझो, बेनजीर के ऊपर आर्मी ने पहले ही बेनजीर को बोला था कि बेटा तरीके से रूल करना, प्रेसिडेंट कभी भी उसको निकाल सकता है। अपोजिशन पार्टी आईजेआई वो बड़ी मुश्किल है। तो बेनजीर में वैसे ही बहुत प्रेशर था। अगर बेनजीर का ये दौर अगर आपको नहीं समझ में आया, तो आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा कि बेनजीर जिस टाइम पर बैठी हुई है ना कुर्सी पर, उस कुर्सी पर बैठना बहुत मुश्किल है। वो कुर्सी पर बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी नजरें आपके ऊपर है, बहुत सारा अपोजिशन आपके ऊपर है। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल, एक मिलिट्री कूप, ISI मिलिट्री कूप होता है। ISI के जो मिर्जा असलम बेग थे, ISI के जो मिर्जा असलम बेग थे, ISI के बड़े, वो सोचते हैं कि मैं बेनजीर को निकाल देता हूं। वो बेनजीर के खिलाफ एक मिलिट्री कूप प्लान करते हैं, मतलब बेनजीर को उसकी गवर्नमेंट से गिराने का प्लान करते हैं। एक मिलिट्री कूप प्लान होता है बेनजीर के खिलाफ। अब समझ लो कितनी मुश्किल है। पर बेनजीर का एक जनरल दोस्त था, एक लॉयल दोस्त था, उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ इस बात को पब्लिक के सामने ले आता है, बेनजीर को बताया था, और बेनजीर उसको अच्छी तरह हैंडल कर लेती है और ये मिलिट्री कूप अनसक्सेसफुल हो जाता है। सोचो, ISI ने भी कोशिश करी बेनजीर को गिराने की, मिर्जा असलम बेग ने बेसिकली कोशिश की, और परवेज मुशर्रफ की वजह से बच गई। ये था ऑपरेशन मिडनाइट जैकल। समझ में आया? ये 4 मार्क्स का आ सकता है, याद रखना। एक और बात जो सबसे मेजर फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन रिफॉर्म का जो मेजर सक्सेस है, वो ये है कि बेनजीर USA का विजिट करती है और प्रेसिडेंट बुश से मिलती है।
बेनज़ीर यूएसए जाती है और प्रेसिडेंट बुश से मिलती है। इससे पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन बहुत बेहतर हो जाते हैं, बहुत इंप्रूव होते हैं। फिर 1990 में होता है पक्का किला मैसेकर। बेनज़ीर के लिए एक और नुकसान, पक्का किला मैसेकर। अब एमक्यूएम का भी हमें सोचना पड़ेगा, एमक्यूएम को भी देखना पड़ेगा कि एमक्यूएम उस वक्त बहुत ज़्यादा राइट्स में आगे थी, बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। उनके पास वेपन्स थे, वो लोगों को मार रहे थे, वो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। तो एमक्यूएम के खिलाफ एक मिलिट्री क्रैकडाउन होता है। हैदराबाद में कर्फ्यू लगता है। आपने तो कर्फ्यू का शायद नाम भी नहीं सुना होगा। कर्फ्यू जब इतनी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, उस कर्फ्यू में होता है शूट ऑन साइट ऑर्डर्स। अगर रेंजर्स को, अगर मिलिट्री को ये लगा कि आप खतरा हो, अगर आप एक डैमेज पहुंचा सकते हो या आप कोई मसले वाले बंदे हो, वो आपको मार देगी सीधा गोली। तो कर्फ्यू में होता है अपने घर से ही ना निकलो, अपने घर के अंदर सिर्फ क्वारंटाइन होकर बैठे रहो। ये होता है कर्फ्यू। कर्फ्यू बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में लगता है, तो हैदराबाद में कर्फ्यू लग गया। शूट ऑन साइट ऑर्डर्स, एक मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ हैदराबाद में, और इसके अंदर हाउस टू हाउस सर्च ऑपरेशन हुए। जो आपकी रेंजेस थी, जो मिलिट्री थी, वो घरों के अंदर जा रहे थे और घरों के अंदर ढूंढ रहे थे कि किसके पास वेपन्स है। पहले तो बोला भाई सबको वेपन्स दे दो, किसी ने वेपन्स दिए नहीं। तो अब आर्मी क्या कर रही है, मिलिट्री रेंजर्स जो भी आपके एजेंसी है इस काम के लिए, वो क्या कर रही है, वो घरों के अंदर जा के वहां से वेपन्स ढूंढ रही है। जब आप सारे घरों के अंदर जा रहे हो तो लोग परेशान भी हो रहे हैं। औरतें बाहर आ गई, औरतें मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हो गई, जिसके खिलाफ खड़ी हो गई। मर्द भी आ गए, वो मर्दों ने भी मसला क्रिएट करा। अब वहां पर एक अजीब सी एक केओस बच गया और मुहाजिरों ने पे प्रोटेस्ट करा, और जब प्रोटेस्ट करा तो एक फाइटिंग हो गई, और जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो 250 से 300 लोग मारे गए। इसको कहते हैं पक्का किला मैसेकर। हैदराबाद में एक जगह भी, जो हैदराबाद में रहते होंगे उनको पता है कि पक्का किला एक जगह का नाम है। तो पक्का किला के अंदर ये एक प्रोटेस्ट हुआ, एक जंग हुई, एक लड़ाई हुई, उसके अंदर 250 से 300 मुहाजिर दोबारा मारे गए। और जब मुहाजिर अब मारे गए ना, तो एमक्यूएम ने बोला माजरत मेरे भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने कभी हमारा साथ नहीं दिया, आपने हमारे खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन ही करवाए हैं, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। अभी हम आपके साथ कोलिशन गवर्नमेंट तोड़ रहे हैं। एमक्यूएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट तोड़ दी और बोला अब से हमारा कोई सपोर्ट नहीं आपके लिए। ये था पक्का किला मैसेकर, हैदराबाद में क्रैकडाउन। ठीक है, याद रखना। अब क्या हुआ, अब ये बिल्कुल फेलियर, 1990 बेनज़ीर के लिए बिल्कुल फेलियर था। हाकिम अली जरदारी कौन है ये भी समझो। बेनज़ीर का शौहर है आसिफ अली जरदारी। बेनज़ीर का जो हस्बैंड है वो है आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी का बाप मतलब बेनज़ीर का फादर इन लॉ हाकिम अली जरदारी। अब जरदारी, आसिफ अली जरदारी और हाकिम अली जरदारी, इन दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। अब बीवी प्राइम मिनिस्टर है, शौहर पर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। तो जब अक्यूजेशन हुई तो ये साबित तो कभी भी नहीं हुआ, ये साबित हुआ ही नहीं कि करप्शन हुई नहीं हुई, पर इल्ज़ाम लगे जिससे बेनज़ीर की पॉपुलैरिटी को नुकसान हुआ। फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट इसाक के साथ इसके मसले शुरू हो गए। प्रेसिडेंट इसाक, गुलाम इसाक खान के साथ, प्रेसिडेंट इसाक के साथ इसके मसले शुरू हुए ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मिलिट्री और जो जुडिशरी जो पर्सनल्स थे उनमें मसले शुरू हो गए। बेनज़ीर बोले मैं ए को लगाऊंगी और वो बोले मैं बी को लगाऊंगी। फिर जुडिशल में भी ये हुआ, वो कह रहे भाई ये आपका जज बनेगा, प्रेसिडेंट बोले नहीं ये बनेगा। तो ये दोनों मसले हुए। बेनज़ीर वैसे भी चाह रही थी कि 8 अमेंडमेंट रिवर्ट हो जाए, पर 8 अमेंडमेंट रिवर्ट भी नहीं हो रही। प्रेसिडेंट की बात सुन ही नहीं रहा। प्रेसिडेंट बोल रहा है भाई मैं ही बड़ा हूँ, मैं आपको निकाल दूंगा, धमकी दे रहा था। और फिर ये धमकी नहीं रही, और फिर प्रेसिडेंट इसाक ने बेनज़ीर को निकाल ही दिया, बेनज़ीर गवर्नमेंट को निकाल दिया बाय यूजिंग ऑफ 8 अमेंडमेंट। गुलाम इसाक खान यूज हिज पावर्स टू डिसमिस द गवर्नमेंट और कहा कि ये इसकी गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है और करप्शन को इनकरेज कर रही है, इसलिए मैं इसकी गवर्नमेंट को निकाल रहा हूँ। और प्रेसिडेंट इसाक खान और बेनज़ीर भुट्टो के जो डिफरेंसेस थे वो बड़े मुश्किल साबित हुए, और पाकिस्तान का एक और प्राइम मिनिस्टर निकाला गया, बेनज़ीर भुट्टो। इसकी जगह बेनज़ीर भुट्टो की जगह जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आया उसका नाम था गुलाम मुस्तफ़ा जटोई। समझ में आया? तो बेनज़ीर का 1990 का सारा फेलियर था। अगर आपका सवाल आता है
कि बेनजीर पावर से क्यों निकाले गए। अगर 7 मार्कर का सवाल आ गया कि बेनजीर, बता रहा हूँ, जवाब बता रहा हूँ, 1990 में बेनजीर क्यों अपने ऑफिस से निकाली गई, तो आप पक्का किला मैसेकर लिख सकते हो, आप करप्शन लिख सकते हो और डिफरेंसेस विद इसाक लिख सकते हो, या आप पक्का किला मैसेकर लिख लो, डिफरेंसेस विद इसाक लिख लो और नो कॉन्फिडेंस मोशन लिख लो, मिडनाइट जैकल लिख लो, जिससे बेनजीर की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, बेनजीर का एक फेलियर, आप बाकी बस फेलियर्स आपके लिखने। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि 1990 में बेनजीर क्यों निकाली गई, तो उसके 3 पैराग्राफ बनाओगे, 7 मार्कर आएगा, 3 पैराग्राफ बनाओगे जिसमें आप पक्का किला मैसेकर और कोई सी भी 3 बातें लिखोगे, आपकी मर्जी है। पर ये गुलाम इसाक खान के साथ डिफरेंसेस तो लिखना लाजमी है, क्योंकि यही मेजर रीजन था निकालने का। पक्का किला मैसेकर लिख लो, करप्शन के बारे में लिख लो, मिडनाइट जैकल, नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिफरेंसेस विद MQM, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है। अगर सवाल आता है टू व्हाट एक्सटेंट व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड बेनजीर भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो एंड प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान, द मेन रीजन शी लेफ्ट ऑफिस इन 1990, अगर ये 40 मार्कर आ गया तो आपको पे 4 बातें लिखनी पड़ेगी। एक आप डिफरेंस विद MQM लिख सकते हो, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लिख सकते हो। अच्छा, अब प्रेस्ले अमेंडमेंट क्या थी? प्रेस्ले अमेंडमेंट हुई थी 1990 में। ये यूएसए ने आपके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे। प्रेस्ले अमेंडमेंट में 1990 में यूएसए ने आपके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे कि आप बहुत ज़्यादा एयर स्पेस प्रोग्राम में खर्चा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मिलिट्री पर खर्चा कर रहे हो, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम आपको कब से लोन देना, हमारी कोई बात सुनते ही नहीं हो, हमारी बात नहीं मानते। तो फिर यूएसए ने आपके खिलाफ प्रेस्ले अमेंडमेंट लगाई थी, इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ था और इससे पे इन्फ्लेशन भी आई थी, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे, आपको पे लोन, कोई ग्रांट, ये कोई दे नहीं रहा था, तो इकोनॉमी को नुकसान हुआ। और फिर प्रेसिडेंट इसाक के साथ मसले। तो कोई से भी आप 4 मसलों के बारे में 4 पैराग्राफ बनाओगे और आखिरी में अपना कंक्लूजन लिखोगे कि कौन सा मेन रीजन था, तो आप बोलोगे यस, आप अग्री होगे कि ये मेन रीजन था। इस तरीके से अगर कोई पॉलिसीज का सवाल है तो पॉलिसीज के बारे में लिख लेना। ये था आपका बेनजीर का पहला टेन्योर फ्रॉम 1988 टू 1990।